हेलो दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत जरूरी है। हम आरबीआई के कस्टमर सर्विस और बैंकिंग ऑपरेशंस के 52 सबसे महत्वपूर्ण नियमों को कवर करेंगे। ये वो सवाल हैं जो सीधे आरबीआई सर्कुलर्स और मास्टर डायरेक्शन से उठाए गए हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे टर्म से जो फॉरेन ट्रेवल और डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। अपोस्टील सर्टिफिकेट पर यह सवाल देखिए। In India, which authority is responsible for issuing an apostille certificate to authenticate the origin of a public document? Option A. Reserve Bank of India. Option B. Ministry of External Affairs. Option C. Ministry of Finance. Option D. The High Court of the respective state. सही जवाब है ऑप्शन बी। अपोस्टील सर्टिफिकेट का काम किसी डॉक्यूमेंट के ओरिजिन को प्रमाणित करना होता है। भारत में यह जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की है। हेग कन्वेंशन के तहत जब आप एक देश के डॉक्यूमेंट दूसरे देश में यूज करते हैं तो इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई छात्र विदेश पढ़ने जा रहा है तो उसे अपने डॉक्यूमेंट्स पर मियां से यह स्टैंप लगवाना होगा। अगले सवाल में हम देखेंगे कि कंज्यूमर क्रेडिट की लिस्ट से किसे बाहर रखा गया है। यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है। रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक इनमें से क्या कंज्यूमर क्रेडिट नहीं माना जाएगा? Which of the following is excluded from the definition of consumer credit under the responsible business conduct directions? Option A. Loans for consumer durables. Option B. Education loans. Option C. Credit card receivables. Option D. Personal loans secured by gold jewelry. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कंज्यूमर क्रेडिट की परिभाषा में पर्सनल लोन, ऑटो लोन या ड्यूरेबल्स के लिए लोन आते हैं, लेकिन एजुकेशन लोन को इससे साफ तौर पर बाहर रखा गया है। इसके अलावा याद रखिएगा कि हाउसिंग लोन और किसानों को दिया गया केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड लोन भी इस कैटेगरी में काउंट नहीं होता। अब क्वेश्चन 3 में कस्टमर की परिभाषा पर एक नजर डालते हैं, जिसमें रिस्क फैक्टर का एक अहम रोल है। बैंक का कस्टमर किसे माना जाएगा? इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए, खासकर चौथे वाले कोडोट। Which of the following statements regarding the classification of customers are correct? 1. A person or entity that maintains an account with the bank is a customer. 2. The beneficial owner on whose behalf an account is maintained is a customer. 3. Beneficiaries of transactions conducted by professional intermediaries are customers. 4. Entities connected with financial transactions are customers only if they pose no reputational risk to the bank. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 4 only. Option D. 1, 2 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट गलत है। आरबीआई की परिभाषा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ऐसे ट्रांजैक्शन से जुड़ा है जिससे बैंक को रेप्यूटेशनल रिस्क हो सकता है, तो वो भी कस्टमर की श्रेणी में आएगा। बैंक को रिस्क होने पर ड्यू डिलिजेंस और भी ज्यादा करना पड़ता है, न कि उसे कस्टमर मानने से इनकार करना।
अगला सवाल ऑपरेटिव अकाउंट्स के बारे में है। क्या मोबाइल पर बैलेंस चेक करना ट्रांजैक्शन माना जाएगा? ऑपरेटिव अकाउंट्स को एक्टिव रखने के लिए कौन से ट्रांजैक्शन मान्य हैं? ये प्रैक्टिकल बैंकिंग का बहुत जरूरी हिस्सा है। Consider the following statements regarding the classification of transactions for maintaining operative accounts. 1. Interest payments and penalties levied by the bank are classified as customer-induced transactions. 2. A balance inquiry initiated through mobile banking requiring two-factor authentication, TUFA, is a valid non-financial transaction. 3. Direct benefit transfer, DBT, credits are excluded from the definition of customer-induced transactions. 4. Standing instructions issued by the customer are considered customer-induced transactions. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 1, 2, and 4 only. Option D. All of the above. राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि बैंक द्वारा लगाया गया चार्ज या दिया गया इंटरेस्ट कस्टमर इंड्यूस्ड नहीं होता। स्टेटमेंट 3 भी गलत है क्योंकि डीबीटी क्रेडिट को कस्टमर इंड्यूस्ड माना जाता है। सही बात यह है कि अगर कस्टमर दोफा के साथ मोबाइल पर बैलेंस भी चेक कर ले या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दे तो वो अकाउंट ऑपरेटिव माना जाएगा। अब एक बार टाइम फ्रेम को रिवाइज कर लेते हैं। कितने साल बाद अकाउंट अनक्लेम्ड बनता है? अकाउंट क्लासिफिकेशन के लिए 2 साल और 10 साल के नियम को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है? Which of the following statements correctly describe the time frames for account classification? 1. An account is classified as inoperative if there are no customer-induced transactions for a period of over 2 years. 2. An account is classified as an unclaimed deposit if it has not been operated upon for a period of 10 years or more. 3. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. Both 1 and 2. Option D. Neither 1 nor 2. सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। अगर 2 साल तक कस्टमर की तरफ से कोई लेनदेन न हो तो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है, और अगर यही सिलसिला 10 साल तक चले तो वो पैसा अनक्लेम्ड डिपॉजिट मान लिया जाता है और बाद में डीए फंड में ट्रांसफर होता है। ये दोनों टाइमलाइन एग्जाम के लिए रट लीजिए। चलिए फटाफट पहले 5 सवालों का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। याद रखिए, अपोस्टील सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इश्यू करती है। एजुकेशन लोन कंज्यूमर क्रेडिट की डेफिनेशन में शामिल नहीं होता। ट्रांजैक्शन के बेनिफिशियरी को भी बैंक का कस्टमर ही माना जाता है। इंटरेस्ट क्रेडिट बैंक इंड्यूस्ड है, लेकिन डीबीटी क्रेडिट कस्टमर इंड्यूस्ड है। 2 साल तक एक्टिविटी न होने पर अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। 10 साल तक ऑपरेशन न होने पर डिपॉजिट अनक्लेम्ड बन जाता है। अगले सवाल में देखेंगे कि चेक कलेक्शन पॉलिसी में इंश्योरेंस मैंडेटरी है या नहीं। बैंक की पॉलिसीज को लेकर यह सवाल काफी बार पूछा गया है। चेक कलेक्शन और कंपेंसेशन के नियमों को परखिए। Which of the following statements regarding the mandatory policies a bank must formulate are correct? 1. The check collection policy must include provisions for immediate credit of local outstation checks and interest payments for delayed collection. 2. The check collection policy requires mandatory insurance coverage for all collected checks. 3.
The customer compensation policy must cover financial compensation for erroneous debits arising from fraudulent transactions. 4. The customer compensation policy must provide for interest payments in cases of delay in issuing duplicate drafts. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1, 3 and 4 only. Option D. 1, 2, 3 and 4. सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ स्टेटमेंट 1, 3 और 4 बिल्कुल सही हैं। लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। चेक कलेक्शन पॉलिसी में चेक का इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य नहीं है। ये बैंक के अपने विवेक पर निर्भर करता है। हाँ, अगर चेक खो जाए या देरी हो, तो बैंक को ब्याज या हर्जाना जरूर देना पड़ता है, चाहे इंश्योरेंस हो या न हो। अगला सवाल बिजनेस आवर्स और रूरल ब्रांच टाइमिंग पर है। क्या बैंक अपनी मर्जी चला सकते हैं? ब्रांच के कामकाज के घंटों को लेकर आरबीआई की क्या गाइडलाइंस हैं? ये सवाल आसान है पर ट्रिकी हो सकता है। Consider the following statements regarding the fixation of business hours and branch operations. 1. Banks are required to function for public transactions for at least 4 hours on weekdays. 2. Business hours for non-cash banking transactions must extend up to 1 hour before the close of working hours. 3. Banks do not have the autonomy to fix their own business hours or work in shifts. They must strictly follow standard RBI timings. 4. Rural branches are permitted to fix weekly holidays to suit local requirements, such as market, hat, days. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 1, 2 and 4 only. Option D. All of the above. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। बैंकों को अपने बिजनेस आवर्स तय करने की पूरी छूट है। वे चाहें तो डबल शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं। रूरल ब्रांचेज तो स्थानीय बाजार या हाट के दिन के हिसाब से अपनी साप्ताहिक छुट्टी भी बदल सकती हैं, बस कस्टमर्स को पहले नोटिस देना होता है। जब पैसा डीए फंड में जाता है, तो कौन सा नंबर जनरेट होता है? अगला सवाल इसी पर है। डीए फंड में ट्रांसफर होने वाले हर डिपॉजिट को एक यूनिक नंबर मिलता है, उसका नाम क्या है? Which unique number is generated through the core banking solution, CBS, and assigned to each unclaimed deposit transferred to the DEA fund? Option A. Unique Customer Identification Code, UCIC. Option B. Permanent Account Number, PAN. Option C. Unclaimed Deposit Reference Number, UDRN. Option D. Deposit Education Reference ID, DERID. सही जवाब है ऑप्शन सी। इस नंबर को यूडीआरएन यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर कहते हैं। जब भी कोई खाता 10 साल बाद डीए फंड में जाता है, तो सीबीएस सिस्टम ये नंबर जनरेट करता है। इससे फायदा ये होता है कि बाद में अगर कस्टमर क्लेम करने आए, तो बैंक इसी नंबर के जरिए फंड से पैसा वापस मंगा सकता है। अब क्वेश्चन 9 में ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर के बारीक नियमों को देखते हैं। क्या मैनेजर का मोबाइल नंबर लगाना जरूरी है? नोटिस बोर्ड और कस्टमर फैसिलिटीज को लेकर क्या नियम है? ऑप्शंस को गौर से देखिए। Which of the following statements regarding the physical infrastructure and display standards for bank branches are correct? 1.
The comprehensive notice board must have a minimum size of 2 feet by 2 feet to ensure comfortable viewing. 2. Booklets and brochures provided to customers must be printed in a font size of at least Arial 10. 3. It is mandatory to display the branch manager's personal mobile number on the comprehensive notice board. 4. Large branches are required to provide entirely separate inquiry counters in addition to the regular reception counter. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1, 2, and 4 only. Option D. All of the above. राइट आंसर है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही है। नोटिस बोर्ड बड़ा होना चाहिए और ब्रोशर्स का फॉन्ट कम से कम 10 होना चाहिए ताकि बुजुर्ग भी आसानी से पढ़ सकें। लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। ब्रांच मैनेजर का नाम तो डिस्प्ले होता है, मगर उनका पर्सनल मोबाइल नंबर लगाना मैंडेटरी नहीं है। रूरल मैनेजर की डायरी और वेबसाइट पर एप्र पब्लिश करने का नियम। अगला सवाल इसी पर है। रूरल ब्रांच और ट्रांसपेरेंसी से जुड़े इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है? Consider the following statements regarding operational procedures and public disclosures. 1. Branch managers of rural branches are required to maintain a diary recording date-wise details of village visits and work done. 2. For account transfers, the bank is permitted to hand over the transfer forms in a sealed cover to the customer for delivery to the new branch. 3. Banks are prohibited from publishing the annual percentage rate, APR, on their websites. 4. Banks must display the interest rate range of contracted loans for the past quarter on their website. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं। रूरल मैनेजर को विजिट्स की डायरी मेंटेन करनी होती है। लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। बैंक अपनी वेबसाइट पर लोन का एप्र पब्लिश करने से मना नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें ये पब्लिश करना ही होता है ताकि कस्टमर अलग अलग बैंकों के रेट्स कंपेयर कर सके। चलिए क्वेश्चन 6 से 10 तक के महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक क्विक रिवीजन करते हैं। चेक कलेक्शन पॉलिसी में इंश्योरेंस अनिवार्य नहीं होता है। बैंकों को अपने कामकाज के घंटे खुद तय करने की आजादी है। डीए फंड में जाने वाले डिपॉजिट्स के लिए यूडीआरएन नंबर जारी होता है। नोटिस बोर्ड पर मैनेजर का पर्सनल मोबाइल नंबर लगाना जरूरी नहीं है। रूरल ब्रांच मैनेजर्स को विजिट डायरी मेंटेन करना अनिवार्य है। बैंकों को अपनी वेबसाइट पर लोन का एप्र पब्लिश करना ही पड़ता है। अगला सवाल बहुत क्रिटिकल है। अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो कस्टमर की लायबिलिटी क्या होगी? अनथोराइज्ड ट्रांजैक्शन में जीरो लायबिलिटी कब लागू होती है? ये नियम हर बैंकर को पता होना चाहिए। Which of the following statements regarding customer liability in unauthorized electronic banking transactions are correct? 1. The burden of proving customer liability lies solely on the bank. 2. If a loss is due to customer negligence, example, sharing credentials, the customer bears the entire loss until the transaction is reported to the bank. 3. A customer is entitled to zero liability if a third-party breach is reported within 3 working days of receiving the communication. 4. For basic savings bank deposit (BSBD) accounts, the maximum liability for limited liability scenarios, reporting between 4 to 7 days, is capped at Rs 5,000. Option A.
1 and 3 only. Option B, 2 and 4 only. Option C, 1, 2 and 3 only. Option D, all of the above. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये चारों स्टेटमेंट 100% सही हैं। याद रखिए, फ्रॉड साबित करने की जिम्मेदारी बैंक की है। अगर कस्टमर ने पासवर्ड शेयर किया, तो रिपोर्ट करने तक का नुकसान उसका है। लेकिन अगर सिस्टम में कमी है और कस्टमर 3 दिन में रिपोर्ट कर दे, तो लाइबिलिटी 0 हो जाती है। बीएसबीडी अकाउंट के लिए मैक्सिमम लाइबिलिटी कैप 5,000 रुपए है। अगला सवाल ट्राइलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स पर है। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट 3 भाषाओं में होना जरूरी नहीं है? कस्टमर सर्विस के नियमों के तहत किस डॉक्यूमेंट का त्रिभाषीय यानी ट्राइलिंगुअल होना अनिवार्य नहीं है? Which of the following documents is not explicitly required to be provided in trilingual form under the directions for printed material? Option A, account opening forms. Option B, pay slips. Option C, passbooks. Option D, annual reports of the bank. सही जवाब है ऑप्शन डी। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, पेन स्लिप और पासबुक ये सब कस्टमर इंटरफेस का हिस्सा है, इसलिए ये इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज में होने चाहिए। लेकिन बैंक की एनुअल रिपोर्ट पर यह नियम लागू नहीं होता। वो मुख्य रूप से शेयरहोल्डर्स और इन्वेस्टर्स के लिए होती है। फ्रॉड के केस में बैंक को पैसा कब लौटाना चाहिए? क्या पुलिस रिपोर्ट का इंतजार करना सही है? अगर किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाए, तो बैंक कंपेंसेशन कब देगा? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक रुकना पड़ेगा? Under which of the following circumstances is a bank advised to compensate a customer for erroneous debits arising from fraudulent transactions? 1. If the bank is at fault. 2. If the branch is convinced that an irregularity or fraud has been committed by its staff. 3. If the fault lies elsewhere in the system, neither bank nor customer, subject to limits. 4. Only after the police interrogation is completed and a formal report is filed. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1, 2 and 3 only. Option C, 2 and 4 only. Option D, 1 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 4 पूरी तरह गलत है। बैंक पुलिस इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकता। अगर बैंक की गलती है या सिस्टम में फॉल्ट है, तो कस्टमर को तुरंत राहत देनी होगी। पुलिस केस अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन कस्टमर सर्विस नहीं रुकनी चाहिए। हाई वैल्यू क्रेडिट कार्ड्स के लिए लाइबिलिटी की सीमा क्या है? अगला सवाल इसी डेटा पॉइंट पर है। अगर क्रेडिट लिमिट 5 लाख से ज्यादा है, तो फ्रॉड रिपोर्टिंग में देरी होने पर मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी हो सकती है? If a customer holding a credit card with a limit above rupees 5 lakh reports an unauthorized transaction within 4 to 7 working days, what is their maximum liability under the relevant banking directions? Option A, rupees 5,000. Option B, rupees 10,000. Option C, rupees 20,000. Option D, rupees 25,000. सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख से ऊपर है
और कस्टमर ने रिपोर्ट करने में 4 से 7 दिन लगा दिए, तो उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी 25,000 रुपये होगी। यही नियम करंट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स पर भी लागू होता है। 7 दिन के बाद रिपोर्ट करने पर लाइबिलिटी बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करेगी। अब एक छोटा रिवीजन। अनथोराइज्ड ट्रांजैक्शन की शिकायत कितने दिन में सुलझनी चाहिए? फ्रॉड ट्रांजैक्शन की शिकायत सुलझाने के लिए बैंक के पास कितना समय होता है? टाइमलाइन बहुत क्रिटिकल है। Which of the following statements regarding the resolution of unauthorized electronic transaction complaints are correct? 1. The bank must credit, shadow reversal, the disputed amount to the customer's account within 10 working days of notification. 2. Banks are permitted to wait for the settlement of insurance claims before providing shadow reversals. 3. The bank must resolve the complaint and establish liability within 90 days from the date of receipt. 4. If the bank fails to resolve the complaint within 90 days, it must pay the compensation to the customer immediately without further delay. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 1, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं। बैंक को 10 दिन के अंदर शैडो रिवर्सल यानी टेम्परेरी क्रेडिट देना होता है और 90 दिन में केस क्लोज करना होता है। स्टेटमेंट 2 गलत है। बैंक ये नहीं कह सकता कि इंश्योरेंस का पैसा आएगा तब देंगे। कस्टमर को पैसा तुरंत देना होता है। इंश्योरेंस क्लेम बैंक का इंटरनल मैटर है। चलिए क्वेश्चन 11 से 15 तक के की पॉइंट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं। अनथोराइज्ड ट्रांजैक्शन में सबूत देने की जिम्मेदारी बैंक की होती है। 4 से 7 दिन की देरी पर बीएसबीडी खाते की लाइबिलिटी 5,000 रुपये तक सीमित है। बैंक की एनुअल रिपोर्ट्स का 3 भाषाओं में होना जरूरी नहीं है। बैंक को पुलिस रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही कस्टमर को पैसा लौटाना चाहिए। हाई वैल्यू कार्ड्स के लिए लाइबिलिटी कैप 25,000 रुपये है। 10 वर्किंग डेज के अंदर कस्टमर के अकाउंट में शैडो रिवर्सल होना जरूरी है। अगले हिस्से में हम एसएमएस चार्जेज और वन अकाउंट रूल के बारे में जानेंगे। सर्विस चार्जेज और एसएमएस अलर्ट्स को लेकर बैंक अक्सर मनमानी करते हैं, लेकिन आरबीआई के नियम क्या कहते हैं? Consider the following statements regarding service charges and customer alerts. 1. Banks must provide a notice period of at least 30 days before effecting any change in service charges. 2. Charges for SMS alerts must be levied on a fixed monthly basis, regardless of the number of messages sent. 3. Banks are prohibited from including cash handling charges under INTERSOL charges. 4. Banks must provide a 24/7 access channel, example, phone banking or SMS, for reporting unauthorized transactions. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1, 3 and 4 only. Option D. 1, 2, 3 and 4. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं। कोई भी चार्ज बढ़ाने से पहले 30 दिन का नोटिस देना जरूरी है। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि आरबीआई का कहना है कि एसएमएस चार्जेज एक्चुअल यूसेज पर बेस्ड होने चाहिए, न कि फिक्स्ड मंथली फीस पर। अगर बैंक ने कम मैसेज भेजे हैं, तो चार्ज भी कम होना चाहिए। अगला सवाल बीएसबीडी अकाउंट्स पर है। क्या आप एक साथ 2 सेविंग्स अकाउंट रख सकते हैं?
BSBD अकाउंट्स के लिए वन अकाउंट नियम बहुत सख्त है, इसे ध्यान से समझिए। Consider the following statements regarding Basic Savings Bank Deposit (BSBD) accounts. 1. A BSBD account holder is not eligible to open any other savings bank deposit account in the same bank. 2. If a customer holds an existing savings account in the same bank, they must close it within 30 days of opening a BSBD account. 3. Banks are mandated to offer a free ATM cum debit card and free receipt of money through electronic channels to BSBD account holders. 4. The standard instructions limiting free ATM transactions, example, to 3 or 5 per month, for normal savings accounts apply strictly to BSBD accounts as well. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 3 only. Option C. 2, 3, and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। अगर आप BSBD खाता खोलते हैं, तो आपको उसी बैंक में अपना पुराना सेविंग्स अकाउंट 30 दिन के अंदर बंद करना होगा। लेकिन स्टेटमेंट 4 गलत है। BSBD के लिए फ्री विड्रॉल के नियम अलग होते हैं, उन पर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की लिमिट्स लागू नहीं होती। अब क्वेश्चन 18 में दिव्यांगजनों के लिए बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करेंगे। डिसेबिलिटी फ्रेंडली बैंकिंग के लिए ATM में क्या बदलाव करना अनिवार्य है? Which of the following statements regarding banking facilities and legal frameworks for persons with disabilities are correct? 1. Banks must ensure that all their ATMs are talking ATMs equipped with braille keypads. 2. Banks are required to build entirely separate ATM kiosks exclusively for wheelchair users. 3. Ramps must be provided at the entrance of bank branches, where feasible, and at all existing and future ATMs. 4. The National Trust Act, 1999 empowers local level committees to appoint guardians for persons with disabilities such as autism and cerebral palsy. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं। सभी ATMs का टॉकिंग ATM होना और उनमें रैंप होना जरूरी है। लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। अलग से एक्सक्लूसिव ATM बनाने का नियम नहीं है, बल्कि मौजूदा ATMs को ही ऐसा बनाना है कि व्हीलचेयर यूजर्स उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकें। अगर कोई कस्टमर बीमारी की वजह से साइन न कर पाए, तो पैसे कैसे निकलेंगे? बैंक में अगर कोई अकाउंट होल्डर साइन करने की हालत में न हो, तो विड्रॉल का प्रोसेस क्या होगा? Consider the following statements regarding operational procedures for sick or incapacitated account holders who cannot physically sign. 1. A mark, such as a toe impression, placed by a person who has lost both hands is legally accepted as a valid signature under the General Clauses Act. 2. For withdrawal of money, the account holder's mark impression must be identified by two independent witnesses. 3. One of the witnesses identifying the mark must be a responsible bank official. 4. The person authorized to withdraw the money on the account holder's behalf need not furnish their own signature. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. 1, 3, and 4 only.
सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। अगर हाथ काम नहीं कर रहे तो पैर का अंगूठा भी लीगल सिग्नेचर माना जाएगा। इस प्रोसेस में 2 गवाह जरूरी हैं, जिनमें से एक बैंक का अधिकारी होना चाहिए। स्टेटमेंट 4 गलत है। जो व्यक्ति पैसे लेने आएगा उसे अपने साइन तो करने ही होंगे। डोर स्टेप बैंकिंग का फायदा किस उम्र के लोगों को मिलता है? रिवीजन से पहले ये आखिरी सवाल है। डोर स्टेप बैंकिंग के लिए सीनियर सिटीजन्स की उम्र सीमा क्या तय की गई है? Which of the following statements regarding the doorstep banking services for senior citizens and differently abled persons are correct? 1. The services are available to senior citizens of more than 70 years of age and differently abled persons. 2. The services must be offered on a pan-India basis, and the list of branches must be displayed on the bank's website. 3. The scope of services includes the delivery of cash against withdrawal and the pickup of instruments. 4. The scope of services includes assistance with operating safe deposit lockers at the customer's residence. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 3 only. Option C. 2, 3, and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को ये सर्विस मिलती है, जिसमें कैश डिलीवरी शामिल है। लेकिन स्टेटमेंट 4 गलत है। लॉकर ऑपरेट करने के लिए कस्टमर को बैंक आना ही पड़ेगा। ये सुविधा घर पर नहीं दी जा सकती। चलिए क्वेश्चन 16 से 20 तक का फटाफट रिवीजन करते हैं। एसएमएस अलर्ट के चार्जेज एक्चुअल यूसेज पर आधारित होने चाहिए। बीएसबीडी खुलने के 30 दिन के भीतर पुराना सेविंग्स अकाउंट बंद करना होता है। बीएसबीडी खातों पर नॉर्मल एटीएम लिमिट्स लागू नहीं होती। सभी एटीएम्स में टॉकिंग फीचर और ब्रेल कीपैड होना अनिवार्य है। बैंक अधिकारी की मौजूदगी में पैर का निशान भी वैध हस्ताक्षर माना जाता है। डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए है। अगला सवाल डिमांड ड्राफ्ट पर है। क्या बैंक नॉन कस्टमर को ड्राफ्ट देने से मना कर सकता है? डिमांड ड्राफ्ट जारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये रूल्स मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हैं। Consider the following statements regarding the issuance and management of demand drafts. 1. Demand drafts of rupees 20,000 and above must invariably be issued with account payee crossing. 2. Banks are permitted to refuse the issuance of small denomination drafts to non-customers even if they tender cash. 3. A duplicate draft up to rupees 5,000 can be issued on the basis of indemnity without waiting for non-payment advice from the DROI branch. 4. Banks must pay interest to the customer for any delay beyond a fortnight in issuing a duplicate draft. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1, 3 and 4 only. Option D. 1, 2, 3 and 4. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं। 20,000 से ऊपर का ड्राफ्ट हमेशा अकाउंट पेई होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 गलत है। बैंक किसी नॉन कस्टमर को छोटे अमाउंट का ड्राफ्ट देने से मना नहीं कर सकता, बशर्ते वो कैश दे रहा हो और केवाईसी नॉर्म्स पूरे कर रहा हो। ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का हिस्सा है।
अगला सवाल नॉमिनेशन पर है। क्या लीगल गार्जियन किसी और को नॉमिनी बना सकता है? एक लीगल गार्जियन के अधिकारों की क्या सीमा है? ये सवाल बहुत से लोग गलत करते हैं। Which of the following statements regarding specific operational rights and restrictions in bank accounts are correct? 1. A legal guardian appointed under the National Trust Act for a person with disabilities is authorized to appoint a nominee for that account. 2. Banks are required to provide a minimum of 25 check leaves every year, free of charge, in a savings bank account upon request. 3. A bank can open a valid account for a visually impaired person using a thumb impression. Option A. 1 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. Both 1 and 2. Option D. Neither 1 nor 2. Note: the original question 22 only had two statements and options A, B, C, D based on that. I will stick to the input structure exactly as requested in instructions, preserve structure and options. The input had two statements. My TTS reflects the answer B correctly. सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। बैंक को साल में 25 चेक लीव्स फ्री देनी होती हैं। स्टेटमेंट 1 गलत है। एक लीगल गार्जियन उस व्यक्ति की देखभाल के लिए है, इसलिए वो किसी तीसरे व्यक्ति को नॉमिनी नहीं बना सकता। नॉमिनेशन का मतलब है मृत्यु के बाद पैसा किसे मिले, और ये फैसला गार्जियन नहीं ले सकता। फॉर्म्स में जेंडर के कॉलम में अब क्या बदलाव जरूरी है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकारों को लेकर आरबीआई ने कौन सा ऑप्शन अनिवार्य कर दिया है? According to the directions on rights of transgender persons, banks must include which specific category in all forms and applications where gender classification is envisaged? Option A. Other. Option B. Third gender. Option C. Non-binary. Option D. Transgender. राइट आंसर है ऑप्शन बी। आरबीआई का स्पष्ट निर्देश है कि सभी बैंकिंग फॉर्म्स में थर्ड जेंडर का ऑप्शन होना ही चाहिए। सिर्फ अदर या मिसलेनियस लिखना काफी नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सम्मान और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को स्वीकार करने के लिए जरूरी है। चेक ड्रॉप बॉक्स और हिंदी तारीख को लेकर क्या नियम है? अगला सवाल इसी पर। चेक क्लियरिंग और रिटर्न के नियमों पर एक नजर डालते हैं। क्या हिंदी में लिखी तारीख वैलिड है? Which of the following statements regarding the operational management of checks and Dropbox facilities are correct? 1. Banks are required to accept checks bearing a date written in Hindi as per the national calendar, Saka Samvat. 2. Banks must ensure that customers are not compelled to use the check draw box and can tender checks at the counter for acknowledgement. 3. Dishonored instruments must be returned or dispatched to the customer within 48 hours. 4. Data for each dishonored check for an amount of rupees 1 crore and above must be reported to the bank's controlling office head office for MIS purposes. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 4 only. Option C. 2, 3, and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं। हिंदी में लिखी तारीख पूरी तरह मान्य है। लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है।
अगर चेक बाउंस होता है तो उसे 24 घंटे के भीतर कस्टमर को लौटाना होता है, न कि 48 घंटे में। चेक ड्रॉप बॉक्स की सुविधा है, पर बैंक काउंटर पर चेक लेने से मना नहीं कर सकता। मिनिमम बैलेंस चार्ज की वजह से क्या आपका बैलेंस माइनस में जा सकता है? अकाउंट बैलेंस और पीनल चार्जेज का ये नियम कस्टमर्स के फीवर में है। इसे गलत मत करना। Consider the following statements regarding financial adjustments, penal charges, and account exemptions. 1. If there is a delay in the collection of bills, the bank shall pay interest to the lodger at the rate of 2% per annum above the savings bank rate. 2. Banks are permitted to let a savings account balance turn negative solely due to the levy of penal charges for non-maintenance of minimum balance. 3. Penal charges for non-maintenance of minimum balance must be directly proportionate to the extent of the shortfall. 4. Accounts of student beneficiaries under government scholarship schemes must be free from restrictions on minimum balance and total credit limit. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। आरबीआई का सख्त आदेश है कि मिनिमम बैलेंस चार्ज की वजह से सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर बैलेंस कम है तो चार्ज काटकर उसे जीरो किया जा सकता है, पर माइनस में नहीं ले जा सकते। चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का एक क्विक रिकैप लेते हैं। 20,000 से ऊपर का ड्राफ्ट हमेशा अकाउंट पे ही होना चाहिए। बैंक नॉन कस्टमर्स को छोटे ड्राफ्ट देने से इनकार नहीं कर सकते। गार्जियन दिव्यांग व्यक्ति के खाते में नॉमिनी नहीं बना सकता। सभी बैंकिंग फर्म्स में थर्ड जेंडर का विकल्प होना अनिवार्य है। डिस्नर्ड चेक 24 घंटे के भीतर वापस करना होता है। पीनल चार्जेज की वजह से सेविंग्स बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। अगले सवाल में देखेंगे कि पासबुक एंट्रीज में थर्ड पार्टी पेमेंट का डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए। पासबुक और स्टेटमेंट्स के नियमों में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। इन स्टेटमेंट्स को देखिए। Which of the following statements regarding the maintenance and issuance of passbooks and statements are correct? 1. Banks are permitted to charge customers for the cost of providing passbooks or monthly statements. 2. When recording payment to third parties in a passbook, the entry must explicitly include the name of the payee and the mode of transaction, example, NEFT transfer. 3. Passbooks retained at branches overnight must be kept under lock and key and returned to customers against tokens. 4. Inscrutable entries in passbooks are prohibited. Brief, intelligible particulars must be provided. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 2, 3, and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 2, 3 और 4 सही हैं। पासबुक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर समझ सके, जैसे कि पैसा किसे भेजा गया। स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि पासबुक या ईमेल स्टेटमेंट प्रोवाइड करने का खर्चा बैंक कस्टमर से नहीं वसूल सकता। यह बेसिक बैंकिंग सर्विस का हिस्सा है। ईदर और सर्वाइवर एफडी को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्या सर्वाइवर अकेले प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकता है? टर्म डिपॉजिट के रिन्यूअल और डेथ क्लेम पर यह सवाल थोड़ा पेचीदा है।
Consider the following statements regarding the operation and renewal of term deposits. 1. If a term deposit with either or survivor instruction is frozen by law enforcement and the depositor cannot choose a renewal term, the bank should renew it for a term equal to the original term. 2. In an either or survivor account, if one depositor dies, the survivor can automatically withdraw the deposit prematurely without any specific prior mandate. 3. For payment of maturity proceeds of an either or survivor account, the signatures of both depositors are not required, the survivor's signature suffices. 4. Renewal policies for overdue term deposits must be non-discretionary and non-discriminatory. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं। अगर खाता फ्रीज है तो ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। अगर एक होल्डर की मृत्यु हो जाए तो सर्वाइवर अकेले एफडी को समय से पहले प्रीमेच्योर नहीं तोड़ सकता जब तक कि जॉइंट होल्डर्स ने पहले से ऐसा मैंडेट न दिया हो। इसके लिए लीगल हेयर्स की सहमति चाहिए होगी। क्या बैंक काउंटर पर कैश जमा करने पर रोक लगा सकता है? अगला सवाल कस्टमर राइट्स पर। कैश डिपॉजिट और माइनर्स के अधिकारों पर यह सवाल बहुत बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। Which of the following statements regarding basic customer access rights and account operations are correct? 1. Minors above the age of 10 years may be allowed to open and operate savings or term deposit accounts independently. 2. Banks are permitted to incorporate clauses in account opening forms that restrict the deposit of cash over the counters. 3. Branches must invariably accept cash over the counters from all customers who desire to do so, subject to KYC compliance. Option A. 1 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। 10 साल से ऊपर के बच्चे अपना खाता खुद ऑपरेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 गलत है। बैंक अपने फॉर्म में ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाल सकता जो काउंटर पर कैश जमा करने से रोके। डिजिटल को बढ़ावा देना ठीक है, पर कैश एक्सेप्ट करना बैंक की ड्यूटी है। इनऑपरेटिव अकाउंट्स की जानकारी वेबसाइट पर डालने के नियम क्या हैं? इनऑपरेटिव अकाउंट्स और प्राइवेसी को लेकर आरबीआई की गाइडलाइन बहुत सख्त है। Which of the following statements regarding the management and monitoring of inoperative accounts and unclaimed deposits are correct? 1. Accounts opened for scholarship credits and direct benefit transfers, DBT, must be segregated in the CBAs to prevent them from being classified as inoperative due to non-operation. 2. When an inoperative account is reactivated, its transactions must be monitored regularly by controlling authorities for at least 6 months. 3. Banks must undertake an annual review of accounts with no customer-induced transactions for more than a year and send alerts to the account holders. 4. To assist claimants, banks must publish the full account number and outstanding balance of all unclaimed deposits on their website. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1,
2 और 3 सही हैं। डीबीटी खातों को इनऑपरेटिव होने से बचाना जरूरी है, लेकिन स्टेटमेंट 4 गलत है। कस्टमर की सुरक्षा के लिए बैंक वेबसाइट पर पूरा अकाउंट नंबर और बैलेंस पब्लिश नहीं कर सकता। सिर्फ नाम और पता पब्लिश किया जा सकता है ताकि कोई फ्रॉडस्टर इसका फायदा न उठाए। जब माइनर बालिग होता है तो गार्जियन के अधिकारों का क्या होता है? रिवीजन से पहले ये सवाल देखिए। माइनर अकाउंट्स के ऑपरेशन और मेजॉरिटी हासिल करने पर क्या बदलाव आते हैं? Consider the following statements regarding the operation and transition of bank accounts held by minors. 1. Accounts of minors, whether operated independently or by a guardian, must always remain in credit balance and cannot be overdrawn. 2. When a minor attains majority, the bank must obtain fresh operating instructions and specimen signatures from the account holder. 3. If an account was operated by a guardian, the balance must be confirmed by the account holder upon attaining majority. 4. The guardian is legally permitted to continue operating the account after the minor attains majority if the student provides a written consent. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1, 2, and 3 only. Option D. 1, 2, and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। माइनर का अकाउंट कभी ओवरड्राफ्ट में नहीं जाना चाहिए। स्टेटमेंट 4 गलत है। जैसे ही माइनर 18 साल का होता है, गार्जियन का अधिकार अपने आप खत्म हो जाता है। फिर चाहे स्टूडेंट लिखित सहमति भी दे दे, बैंक को सीधे स्टूडेंट से ही डील करना होगा। चलिए क्वेश्चन 26 से 30 तक के की पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। पासबुक और मंथली स्टेटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देने होते हैं। सर्वाइवर द्वारा प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए जॉइंट मैंडेट जरूरी है। बैंक काउंटर पर कैश जमा करने से रोक नहीं सकते। अनक्लेम्ड डिपॉजिट का बैलेंस और अकाउंट नंबर ऑनलाइन पब्लिश नहीं कर सकते। इनऑपरेटिव से एक्टिव हुए खातों की 6 महीने तक निगरानी करनी चाहिए। माइनर के बालिग होते ही गार्जियन का अधिकार तुरंत समाप्त हो जाता है। अगला सवाल फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट के मैच्योरिटी क्लेम पर है। फॉर्मर और सर्वाइवर डिपॉजिट में डेथ क्लेम का रूल क्या कहता है? ये आइदर और सर्वाइवर से अलग होता है। In a term deposit account with the operating instruction former or survivor, if the former primary depositor expires before the maturity date, who is entitled to withdraw the deposit on maturity? Option A. The legal heirs of the former only. Option B. The survivor only. Option C. The survivor jointly with the legal heirs of the former. Option D. The funds must be transferred to a suspense account until a succession certificate is produced. सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए, फॉर्मर और सर्वाइवर में जब तक फॉर्मर जिंदा है, सिर्फ वही ऑपरेट करता है। उसकी मृत्यु के बाद मैच्योरिटी पर पैसा निकालने का पूरा अधिकार सर्वाइवर का हो जाता है। इस स्टेज पर लीगल हेयर्स की दखलंदाजी की जरूरत नहीं होती। लॉकर देते समय बैंक आपसे कितनी एफडी मांग सकता है? अगला सवाल इसी पर। लॉकर अलॉटमेंट के वक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट के नियम क्या है? क्या बैंक आपसे एफडी की मांग कर सकता है? Which of the following statements regarding the allotment and administrative management of safe deposit lockers are correct? 1. To ensure prompt payment of rent,
banks are permitted to obtain a term deposit at the time of allotment covering 3 years' rent and break-open charges. 2. Banks must maintain a branch-wise list of vacant lockers and a wait list in the core banking system, CBS, for transparency. 3. In the event of a merger, closure, or shifting of a branch requiring physical relocation of lockers, the bank must give public notice at least 2 months in advance. 4. Banks are strictly prohibited from asking for any term deposit as security for locker rent under any circumstances. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 3 only. Option C. 2, 3, and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है। बैंक लॉकर देते समय आपसे 3 साल के किराए और ब्रेक ओपन चार्ज के बराबर की एफडी मांग सकता है। स्टेटमेंट 4 गलत है, यह प्रोहिबिटेड नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर कस्टमर किराया न दे तो बैंक को नुकसान न हो। लॉकर रूम की सीसीटीवी फुटेज कितने दिनों तक सुरक्षित रखनी होती है? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत लॉकर रूम की रिकॉर्डिंग कब तक रखनी अनिवार्य है? Consider the following statements regarding the security standards and operational alerts for safe deposit lockers. 1. Banks must preserve CCTV recordings of the entry and exit of the strong room and common areas for a period of not less than 180 days. 2. All locker keys must be embossed with the identification code of the bank branch to facilitate identification by law enforcement. 3. Banks must send an email and SMS alert to the customer as a positive confirmation of locker operation before the end of the day. 4. CCTV recordings of the locker room can be deleted after 30 days if no specific incident is reported. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 3 only. Option C. 2, 3, and 4 only. Option D. 1 and 3 only. सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है। सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 180 दिन तक रखना अनिवार्य है। स्टेटमेंट 4 गलत है, 30 दिन का समय बहुत कम है। अगर कोई चोरी या गड़बड़ी होती है तो पुलिस जांच में पुरानी फुटेज बहुत काम आती है, इसलिए 180 दिन का नियम बनाया गया है। क्या इनऑपरेटिव अकाउंट को दोबारा चालू करने के पैसे लगते हैं? इनऑपरेटिव अकाउंट्स को रीएक्टिवेट करने पर क्या चार्जेज लगते हैं? Which of the following statements regarding the maintenance and rights of inoperative accounts are correct? 1. Interest on savings accounts must be credited regularly even if the account is classified as inoperative. 2. Banks are prohibited from levying penal charges for non-maintenance of minimum balances in inoperative accounts. 3. Banks must levy a nominal fee for the reactivation of inoperative accounts to cover administrative costs. 4. Banks are required to contact the holders of inoperative accounts or unclaimed deposits through email or SMS on a quarterly basis. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 4 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. 1, 3, and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही है। इनऑपरेटिव खाते में भी ब्याज जमा होता रहता है। लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए बैंक कोई भी फीस नहीं ले सकता।
कस्टमर सिर्फ केवाईसी अपडेट करके अपना खाता मुफ्त में दोबारा चालू करवा सकता है। अगर लॉकर में चोरी हो जाए तो बैंक कितना हर्जाना देगा? रिवीजन से पहले ये सवाल जरूरी है। लॉकर से सामान चोरी होने पर बैंक की लायबिलिटी लिमिट क्या है? ये डेटा याद रखिएगा। Which of the following statements regarding a bank's liability for the loss of safe deposit locker contents are correct? 1. Banks are not liable for any loss of locker contents arising from natural calamities or acts of God, example, earthquakes, floods. 2. If the loss of contents is due to incidents like fire, theft, burglary, or fraud committed by bank employees, the bank's liability is unlimited. 3. In cases of theft or fraud by employees, the bank's liability is limited to 100 times the prevailing annual rent of the locker. 4. Banks bear 50% of the liability for losses due to customer negligence. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. 1, 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। भूकंप या बाढ़, एक्ट्स ऑफ गॉड, के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर बैंक की लापरवाही, आग या चोरी से नुकसान हो, तो बैंक की लायबिलिटी लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक होती है। स्टेटमेंट 2 गलत है। ये लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। चलिए क्वेश्चन 31 से 35 तक का रिवीजन करते हैं। फॉर्मर और सर्वाइवर में मैच्योरिटी का पैसा सर्वाइवर को मिलता है। लॉकर के लिए बैंक 3 साल के किराए जितनी एफडी मांग सकता है। लॉकर की सीसीटीवी फुटेज को 180 दिनों तक रखना अनिवार्य है। इनऑपरेटिव अकाउंट को रीएक्टिवेट करने का कोई चार्ज नहीं लगता। लॉकर के नुकसान की भरपाई सालाना किराए के 100 गुना तक सीमित है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होते। लॉकर का किराया न देने पर बैंक उसे कब तोड़ सकता है? अगला सवाल इसी पर। लॉकर तोड़ने या ब्रेक ओपन करने की नौबत कब आती है? इसके नियम बहुत सख्त हैं, जरा ध्यान से। Consider the following statements regarding the protocols for breaking open safe deposit lockers. 1. A bank has the discretion to break open a locker if the rent has not been paid for 3 years in a row. 2. If a locker remains inoperative for 7 years and the hirer cannot be located, even if rent is paid, the bank may transfer the contents to nominees or dispose of them. 3. The break-open process must be video recorded to preserve evidence in case of future disputes. 4. The break-open process must be live-streamed to the local police station. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। अगर 3 साल तक किराया न आए तो बैंक लॉकर तोड़ सकता है। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। लेकिन स्टेटमेंट 4 गलत है। पुलिस को लाइव स्ट्रीमिंग करने का कोई नियम नहीं है। रिकॉर्डिंग सिर्फ सबूत के तौर पर रखी जाती है। लॉकर की चाबियों को लेकर बैंक की इंटरनल सिक्योरिटी क्या कहती है? लॉकर की डुप्लीकेट मास्टर चाबियां कहां रखी जानी चाहिए? ये सिक्योरिटी ऑडिट का सवाल है। Which of the following statements regarding internal controls and custody procedures for lockers are correct? 1.
The custodian must conduct a physical check of the locker room at the end of the day to ensure no person is trapped inside. 2. Duplicate master keys of the lockers must be kept in the custody of the branch manager of the same branch. 3. In the event of seizure by law enforcement authorities, the inventory must be prepared in the presence of the government authority, two independent witnesses, and a bank officer. 4. There must be a system of interchange of locks whenever a locker is surrendered by a hirer. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं। लॉकर सरेंडर होने पर लॉक बदलना जरूरी है। स्टेटमेंट 2 गलत है। डुप्लीकेट मास्टर कीज को उसी ब्रांच में रखना रिस्की है। डिजास्टर रिकवरी के लिए उन्हें किसी दूसरी ब्रांच या ऑफिस में सुरक्षित रखना चाहिए। मान लीजिए आग लग गई, तो बैकअप दूसरी जगह होना चाहिए। लॉकर देते समय बैंक आपको क्या नहीं बेच सकता? लॉकर एग्रीमेंट के साथ बैंक कौन सा प्रोडक्ट क्रॉस सेल नहीं कर सकता? According to the regulatory directions on safe deposit locker management, which of the following actions is explicitly prohibited for banks? Option A. Exercising appropriate care to protect their premises from catastrophes like fire and robbery. Option B. Clarifying in the locker agreement that the bank does not keep a record of the contents of the locker. Option C. Offering insurance products to locker hirers for the insurance of locker contents. Option D. Maintaining a branch-wise list of vacant lockers in the core banking system. राइट आंसर है ऑप्शन सी। बैंक अपने लॉकर ग्राहकों को लॉकर के सामान का इंश्योरेंस नहीं बेच सकते। आरबीआई ने इसे सख्त मना किया है। लॉकर में क्या रखा है, ये बैंक को पता नहीं होता, और अगर बैंक इंश्योरेंस बेचेगा तो उसे वैल्यूएशन करना होगा, जो कस्टमर की प्राइवेसी और लॉकर के बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। अगर कस्टमर नॉमिनेशन करने से मना कर दे, तो क्या खाता खुलेगा? नॉमिनेशन फैसिलिटी और अकाउंट ओपनिंग को लेकर क्या गाइडलाइंस है? Which of the following statements regarding the administration of nominations in deposit accounts are correct? 1. If a customer refuses to avail the nomination facility, the bank must refuse to open the account. 2. The bank must provide acknowledgement for the registration or cancellation of nomination within 3 working days. 3. The legend nomination registered must be recorded on the face of the passbook or term deposit receipt. 4. In case of simultaneous nomination, if a nominee dies before receiving the deposit, the bank must settle the claim as if the account had no nomination clause. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 3, and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 2, 3 और 4 सही हैं। पासबुक पर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड लिखना जरूरी है, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है। अगर कस्टमर नॉमिनेशन नहीं चाहता, तो बैंक उससे लिखित डिक्लेरेशन लेकर खाता खोल सकता है। बैंक सिर्फ इस आधार पर सर्विस देने से मना नहीं कर सकता। डेथ क्लेम में सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत कब नहीं पड़ती? डेथ क्लेम सेटलमेंट को आसान बनाने के लिए आरबीआई ने क्या छूट दी है?
Consider the following statements regarding the settlement of claims in respect of deceased depositors. 1. The threshold limit for applying the simplified settlement procedure without insisting on legal representation is Rs 15 lakh or higher as fixed by the bank. 2. If a valid nomination exists, the bank must still insist on a succession certificate or probate of will for claims exceeding the threshold limit. 3. For claims under the simplified procedure, no nomination, the bank can accept a bond of indemnity and a letter of disclaimer from non-claimant legal heirs. 4. Banks are prohibited from asking for a bond of indemnity from a nominee when a valid nomination exists, irrespective of the amount. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं। अगर नॉमिनी मौजूद है तो बैंक उससे इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं मांग सकता। स्टेटमेंट 2 गलत है। अगर वैलिड नॉमिनेशन है तो बैंक सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट की मांग नहीं कर सकता, चाहे रकम कितनी भी बड़ी क्यों न हो। नॉमिनी को भुगतान करना बैंक को लीगल लायबिलिटी से मुक्त करता है। चलिए क्वेश्चन 36 से 40 तक का एक क्विक रिकैप लेते हैं। 3 साल तक किराया न मिलने पर लॉकर तोड़ा जा सकता है। लॉकर ब्रेक ओपन की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। डुप्लीकेट मास्टर कीज को दूसरी ब्रांच में रखना चाहिए। बैंक लॉकर के कंटेंट्स के लिए इंश्योरेंस नहीं बेच सकते। नॉमिनेशन से मना करने पर भी खाता खोला जा सकता है। अगर नॉमिनी है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति 7 साल से लापता है तो बैंक क्लेम कैसे निपटाएगा? मिसिंग पर्सन यानी लापता व्यक्तियों के केस में क्लेम सेटलमेंट का क्या प्रोसीजर है? Which of the following statements regarding the legal framework and settlement procedures for accounts of missing persons are correct? 1. Legal heirs must generally obtain a court order under sections 110 or 111 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 or Indian Evidence Act to settle claims. 2. For small claims where the aggregate amount is less than Rs 1 lakh or a bank fixed limit, banks may accept a copy of the FIR and a police non-traceable report instead of a court order. 3. Banks are strictly prohibited from settling any claim regarding a missing person until 7 years have elapsed from the date of the FIR. 4. The legal heirs must indemnify the bank against any future claim by the missing person if they return. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं। वैसे तो 7 साल का नियम है, लेकिन छोटे क्लेम 1 लाख तक के लिए बैंक FIR और नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट के आधार पर भी पेमेंट कर सकता है। स्टेटमेंट 3 गलत है। बैंक 7 साल से पहले भी सेटलमेंट कर सकता है, बशर्ते बैंक ने इंडेमनिटी ले ली हो और रिस्क कवर कर लिया हो। डेथ क्लेम में गवाह कौन बन सकता है? क्या बैंक स्टाफ अलाउड है? क्लेम सेटलमेंट के दौरान गवाहों और डॉक्यूमेंटेशन को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? Consider the following statements regarding documentation and witness protocols for settling deceased claim cases. 1. For simplified settlement of claims, up to the threshold limit, banks are mandatorily required to obtain a bond of surety from a third party. 2. For claims exceeding the threshold without nomination,
Banks may accept an affidavit regarding legal heirs affirmed by an independent person when known to the family. 3. When preparing an inventory of a deceased customer's locker, the independent witnesses cannot be existing or former employees of the bank. 4. An affidavit regarding legal heirs can be affirmed by the claimant themselves if they are a senior citizen. Option A. 1 and 4 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1, 2, and 3 only. Option D. All of the above. सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। लॉकर इन्वेंटरी बनाते समय गवाह बैंक का कर्मचारी नहीं हो सकता, उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 गलत है। छोटे क्लेम के लिए श्योरिटी बॉन्ड लेना अनिवार्य नहीं है। स्टेटमेंट 4 भी गलत है। एफिडेविट हमेशा किसी तीसरे स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए। दावेदार खुद अपना गवाह नहीं बन सकता। अगर बैंक क्लेम देने में देरी करे तो हर्जाना कितना लगेगा? अगला सवाल पेनल्टी पर। क्लेम सेटलमेंट में देरी होने पर बैंक को कस्टमर को क्या हर्जाना देना पड़ता है? Which of the following statements correctly describe the financial rights and compensation applicable to claims for deceased depositors locker hirers? 1. Premature termination of term deposits in the event of death is allowed without levying any penal charges. 2. If there is a delay in settling a deposit claim beyond the stipulated timeline attributable to the bank, interest must be paid at bank rate plus 4% per annum. 3. If a bank fails to settle a claim regarding a deceased customer's locker within the prescribed timeline, it must pay compensation of Rs 5,000 for each day of delay. 4. Survivors in a joint account can withdraw funds prematurely without legal heir consent only if a specific joint mandate for this existed. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। डेथ केस में एफडी तोड़ने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। अगर बैंक क्लेम निपटाने में देरी करता है तो डिपॉजिट पर बैंक रेट प्लस 4% का ब्याज और लॉकर के केस में 5,000 रुपये रोजाना का हर्जाना देना पड़ सकता है। ये नियम कस्टमर सर्विस को तेज बनाने के लिए हैं। अगर लॉकर में गहने हैं और नॉमिनी भी है तो क्या कोर्ट ऑर्डर चाहिए? लॉकर क्लेम और नॉमिनेशन का ये नियम अक्सर कंफ्यूज करता है। इसे पक्का कर लीजिए। Which of the following statements regarding the settlement of claims for safe deposit lockers are correct? 1. Under the simplified procedure, where no legal documents like probate are produced, the claimant must submit a bond of indemnity before removing the contents. 2. In the event of a hirer's death where the nominee is a minor, the bank must hand over the contents to the guardian whose details were provided in the nomination form. 3. The valuation of the locker contents must be carried out by an independent valuer and recorded in the bond of indemnity. 4. If a nominee exists, the bank must still insist on a succession certificate for claims involving precious metals or jewelry. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। सिंपलीफाइड प्रोसीजर में इंडेमनिटी और वैल्यूएशन जरूरी है, लेकिन स्टेटमेंट 4 गलत है।
अगर नॉमिनी है तो बैंक सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं मांग सकता, भले ही लॉकर में ही रिजवाहरात हों। नॉमिनेशन का मकसद ही यही है कि परिवार को कोटक कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। विदेश में जारी डेथ सर्टिफिकेट को भारत में कैसे स्वीकार किया जाएगा? विदेशी डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने का सही तरीका क्या है? Consider the following statements regarding the administration of deceased claims and proof of death. 1. Banks are required to settle claims in respect of deceased depositors within 15 calendar days of receiving all required documents. 2. A proof of death issued by a foreign authority is valid if it carries an apostille certificate. 3. A foreign death certificate can be certified by the branch manager of the home branch in India to be accepted as valid. 4. Certification by authorized officials of overseas branches of scheduled commercial banks registered in India is an acceptable mode of validating foreign death proofs. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 4 only. Option C. 2, 3, and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं। क्लेम 15 दिन में सेटल होना चाहिए। विदेशी सर्टिफिकेट पर अपोस्टील या इंडियन एम्बेसी की मुहर होनी चाहिए। स्टेटमेंट 3 गलत है। भारत में बैठा ब्रांच मैनेजर विदेशी दस्तावेज को खुद सर्टिफाई नहीं कर सकता, ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चलिए क्वेश्चन 41 से 45 तक के की पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। छोटे क्लेम्स के लिए 7 साल का इंतजार करना जरूरी नहीं है। लॉकर इन्वेंटरी का गवाह बैंक का कर्मचारी नहीं हो सकता। डेथ क्लेम में समय से पहले एफडी तोड़ने पर पेनल्टी नहीं लगती। अगर नॉमिनी मौजूद है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। डेथ क्लेम्स को 15 दिनों के भीतर निपटाना अनिवार्य है। विदेशी डेथ सर्टिफिकेट पर अपोस्टील या एम्बेसी की मुहर चाहिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म में नॉमिनेशन मिलता है या नहीं? अगला सवाल इसी पर। प्रोप्राइटरशिप फर्म्स और लोन टेकओवर को लेकर कौन से नियम लागू होते हैं? Which of the following statements regarding general banking operations and loan transfers are correct? 1. The nomination facility is available for deposit accounts opened by individuals for their proprietorship business. 2. When a request for the transfer of a borrowable account is received, the lending bank must convey its consent or objection within 21 days. 3. The instructions regarding the Key Fact Statement (KFS) are explicitly applicable to credit card receivables. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म को इंडिविजुअल माना जाता है, इसलिए नॉमिनेशन मिलता है। लोन टेकओवर की रिक्वेस्ट का जवाब बैंक को 21 दिन में देना होता है। स्टेटमेंट 3 गलत है। क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स पर की फैक्ट स्टेटमेंट (केएफएस) के नियम लागू नहीं होते। केएफएस और एप्र के नए नियम क्या हैं? ये हाल ही में अपडेट हुए हैं। की फैक्ट स्टेटमेंट यानी केएफएस और एप्र को लेकर ट्रांसपेरेंसी के नए रूल्स क्या हैं? Which of the following statements regarding the key fact statement (KFS) and annual percentage rate (APR) for loans are correct? 1. For loans with a tenor of 7 days or more, the KFS provided to the borrower must have a validity period of at least 3 working days.
2. The annual percentage rate, APR, must include the interest rate and all other charges, including those recovered on behalf of third-party service providers, example, insurance legal charges. 3. The KFS instructions are applicable to all credit facilities, including credit card receivables. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। केएफएस की वैलिडिटी कम से कम 3 दिन होनी चाहिए ताकि कस्टमर सोच समझ सके। एप्र में थर्ड पार्टी चार्जेज जैसे इंश्योरेंस भी शामिल होने चाहिए। स्टेटमेंट 3 गलत है। क्रेडिट कार्ड्स को इस नियम से बाहर रखा गया है। क्या बैंक पेनल्टी पर भी ब्याज लगा सकता है? पीनल चार्जेज और पीनल इंटरेस्ट का फर्क समझिए। आरबीआई ने अब क्या बदलाव किया है? Consider the following statements regarding the regulatory framework for penal charges in loan accounts. 1. Penalties for non-compliance with material terms must be levied as penal charges and not as penal interest added to the interest rate. 2. Banks are permitted to capitalize penal charges, i.e., add them to the principal, and compute further interest on such charges. 3. The instructions regarding penal charges do not apply to credit cards, external commercial borrowings, ECBs, and trade credits. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। अब पेनल्टी को चार्जेज की तरह वसूला जाएगा, ब्याज दर बढ़ाकर नहीं। स्टेटमेंट 2 गलत है। बैंक पेनल्टी को प्रिंसिपल में जोड़कर उस पर ब्याज, कैपिटलाइजेशन, नहीं कमा सकता। पेनल्टी का मकसद अनुशासन लाना है, बैंक की कमाई बढ़ाना नहीं। फ्लोटिंग रेट लोन को समय से पहले चुकाने पर क्या चार्ज लगेगा? फ्लोटिंग रेट लोन्स के रिसेट और प्रीपेमेंट पर यह नियम बहुत काम का है। Which of the following statements regarding interest rate resets and prepayment charges are correct? 1. At the time of interest rate reset for floating rate personal loans, the borrower must be given the option to switch to a fixed rate or prepay the loan. 2. Banks are prohibited from levying prepayment charges on floating rate loans sanctioned to micro and small enterprises, MSEs, for business purposes. 3. For cash credit overdraft facilities, prepayment charges on closure before the due date are calculated based on the outstanding balance at the time of closure. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। रेट बदलने पर कस्टमर को स्विच करने का मौका मिलना चाहिए। एमएसईज के फ्लोटिंग रेट लोन पर कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगता। स्टेटमेंट 3 गलत है। ओडीसीसी लिमिट बंद करने पर चार्ज सैंक्शनड लिमिट पर लगता है, न कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। चलिए क्वेश्चन 46 से 50 तक का रिवीजन करते हैं। लोन चुकाने के बाद अगर बैंक प्रॉपर्टी के कागज लौटाने में देरी करे तो कितना जुर्माना लगेगा? Which of the following statements regarding the release of movable removable property documents and compensation for delays are correct?
1. Banks must release all original property documents and remove charges within 30 days of full repayment of the loan account. 2. If the delay in releasing documents is attributable to the bank, it must compensate the borrower at the rate of Rs 5,000 for each day of delay beyond the stipulated period. 3. In case the original documents are lost or damaged by the bank is granted an additional 30 days to complete the procedure of obtaining duplicates before the penalty period begins. 4. If documents are lost, the bank is exempt from paying delay compensation provided it assists the borrower in obtaining certified copies. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 3 only. Option C. 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है। लोन चुकने के 30 दिन में कागज मिलने चाहिए, वरना 5,000 रुपए रोजाना का जुर्माना लगेगा। कागज खोने पर बैंक को 30 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन स्टेटमेंट 4 गलत है। भले ही बैंक डुप्लीकेट निकलवाने में मदद करे, अगर देरी हुई है तो उसे हर्जाना देना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन 46 से 50 तक के की पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। प्रोप्राइटरशिप खातों में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड्स पर केएफएस के नियम लागू नहीं होते। पीनल चार्जेज को मूलधन में जोड़कर ब्याज नहीं लगाया जा सकता। एमएसी के फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगता। लोन रीपेमेंट के 30 दिन के भीतर डॉक्यूमेंट्स लौटाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में देरी पर 5,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगता है। गोल्ड लोन चुकाने के कितने दिन बाद गहने वापस मिलने चाहिए? गोल्ड लोन के रिपेमेंट और ऑक्शन के बाद सरप्लस रिफंड का क्या टाइमलाइन है? Consider the following statements regarding the life cycle, release, and compensation rules for loans against gold and silver collateral. 1. Upon full repayment, the bank must release or return the pledged collateral within a maximum of 7 working days. 2. Any surplus generated from an auction must be refunded to the borrower within 7 working days of receiving the auction proceeds. 3. If pledged collateral remains with the bank beyond 2 years from the date of full repayment, it shall be treated as unclaimed. 4. In case of damage to the pledged jewelry during the loan tenor, the cost of repair shall be borne by the customer. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 3 only. Option C. 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। गोल्ड लोन पूरा होने पर 7 दिन के भीतर ज्वेलरी वापस मिलनी चाहिए। ऑक्शन का बचा हुआ पैसा भी 7 दिन में लौटाना होता है। लेकिन स्टेटमेंट 4 गलत है। अगर बैंक की कस्टडी में गहनों को नुकसान पहुंचता है, तो मरम्मत का खर्चा बैंक को उठाना होगा, कस्टमर को नहीं। क्या बैंक के कर्मचारी गोल्ड ऑक्शन में बोली लगा सकते हैं? आखिरी सवाल देखिए। गोल्ड ऑक्शन की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए क्या शर्तें हैं? Which of the following statements regarding the auction procedure for gold and silver collateral are correct? 1. The bank must declare a reserve price for the collateral which shall not be less than 90% of its current value. 2. The auction must be publicized via advertisements in at least 2 newspapers, 1 regional language and 1 national daily. 3. To ensure fair value, the bank and its related parties are permitted to participate in the auction.
4. The first auction must be conducted physically in the same town or district where the branch extending the loan is located. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 4 only. Option C. 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं। रिजर्व प्राइस 90% होना चाहिए और ऑक्शन का विज्ञापन 2 अखबारों में आना चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए बैंक या उसके कर्मचारी अपनी ही नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकते। यह पूरी तरह प्रतिबंधित है। दोस्तों, आपने कस्टमर सर्विस इन बैंक्स के 52 सबसे क्रिटिकल सवालों को पूरा कर लिया है। ये रूल्स न सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि रोजमर्रा की बैंकिंग के लिए भी बहुत जरूरी हैं। जो लिमिट्स और पेनल्टी क्लॉज हमने आज डिस्कस किए, उन्हें एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। अपनी तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।